नमस्कार। हमारे अतिथि में आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीष मोहन गोरे को। डॉक्टर मनीष, ये बताइए, किसी बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने शायद प्रोफेसर नार्लिकर ने एक बात कही थी कि साइंस कम्युनिकेशन इज लाइक बैलेंसिंग ऑन अ रियली रियली थिन वायर। साइंस कम्युनिकेशन में आप तो जनमानस से बात कर रहे हैं, उन्हें सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं आप, मतलब चुनौती कहाँ है यहाँ पे? क्या बड़ी चुनौती है इसमें? चुनौती यहाँ पे है, बहुत अच्छी आपने पंक्ति यहाँ उल्लेख किया। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि पेशे से वैज्ञानिक रहे, भारत के मशहूर खगोल वैज्ञानिक, और उन्हें 26 साल की उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा भी गया था। तो वो विज्ञान के क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी उपलब्धि, ब्लैक होल पे उन्होंने रिसर्च किया था फ्रेड हॉयल के साथ। तो 26 साल के थे तो उनको पद्म भूषण दे दिया गया। लेकिन उसके समांतर वो विज्ञान के लोकप्रियकरण के काम में भी लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें महसूस होता है, और आमतौर पे जो भी वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च करते हैं, लेकिन जो भी रिसर्च किया जा रहा है लेबोरेटरीज में, उसका जो आउटकम है, उसके अंदर जो उपलब्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं समाज से उसका एक नाता होता है जी। तो वो समाज के आम व्यक्ति, जिसे हम लेमैन कहते हैं, उस तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए। अब ये बात आती है जो आपने पंक्ति यूज की, बैलेंसिंग ऑन ए थिन वायर, जो नार्लिकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है साइंस कम्युनिकेशन के बारे में बताते हुए। तो ये जो चुनौती है वो ये है कि जैसे स्कॉलरली कम्युनिकेशन होता है, तो दोनों एंड पे जहां से सूचना या ज्ञान का सृजन होता है और जहां संप्रेषण के बाद ज्ञान पहुंचता है, जो रिसीविंग एंड है, अगर शोध की बात करें तो दोनों एंड पे इंटेलेक्चुअल बैठे होते हैं। जहां रिसर्च होता है वो भी साइंटिस्ट है, रिसर्च स्कॉलर हैं या प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट हैं, और जो पढ़ रहा है वो भी साइंटिस्ट है या प्रोफेसर है। लेकिन जहां साइंस कम्युनिकेशन की बात आती है, तो जो एक्सपर्ट प्रोड्यूस कर रहा है नॉलेज, साइंस की जानकारी को लेकर उसको प्रोसेस करके प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में, उसमें रेडियो भी आता है, उस माध्यम से लेमैन को पहुंचाना है, जो रिसीविंग एंड पे है। तो ये बहुत ही कठिन काम है। विज्ञान का जो शोध है वो तमाम टेक्निकल जार्गन से भरा होता है। तो उस थियरी को, उसके जार्गन को ऐसे प्रस्तुत करना सुपाच्य ढंग से कि वो एक लेमैन भी समझ जाए। और इसमें चुनौती ये भी है, जो नार्लिकर ने इशारा किया है कि बैलेंसिंग ऑन ए थिन वायर क्यों है, चुनौतीपूर्ण ये काम क्यों है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक थियरी को डाइल्यूट नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साइंस कम्युनिकेटर और साइंस राइटर की, कि वो साइंस की जानकारी, रिसर्च की जानकारी डेली लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए ऐसे परोसे कि वो आसानी से समझ में आ जाए लेमैन के, और उसको ऐसा लगे कि इतनी कठिन जो विज्ञान को हम समझ बैठे थे वो इतना सरल है। तभी वैज्ञानिक अभिरुचि उसमें जागृत हो सकती है। डॉक्टर मनीष, आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है विज्ञान लेखन और विज्ञान का संप्रेषण करने के लिए आम जनमानस तक। ये बताइए, आपके जो दो मूल पहलू हैं, एक तो विज्ञान में पीएचडी बॉटनी में, और दूसरी तरफ लेखन का कार्य, तो इन दोनों में ये आपका जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, ये कैसे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? मुझे बचपन में ही रुचि हो गई। इसका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरे घर में ही था। मेरे पिताजी एक कह लें कि कम्युनिकेटर और राइटर, जर्नलिस्ट थे बाय हॉबी, लेकिन उनका जो प्रोफेशन था वो टीचिंग का था। तो घर में लिखना, पढ़ना, किताबें और डिस्कशंस, तो ये बचपन एक बालक के मन में जो इस तरह की प्रेरणा आ जाती है, वैसे ही मेरे मन में आई। और ये काम करते हुए फिर धीरे धीरे मैंने आकाशवाणी गोरखपुर में अपना टॉक दिया
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के ऊपर, सीवी रामन के वैज्ञानिक उपलब्धियों पे, इसी प्रकार से कई और टॉपिक्स पे। उसके साथ साथ मैं प्रिंट माध्यम उस समय प्रभावी था, सोशल मीडिया नहीं आया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 के दशक की, जब मैं एक विद्यार्थी था और मुझे अपने पाठ्यपुस्तकों के साथ विज्ञान लेखन की भी रुचि मेरे मन में आ गई थी। तो वहीं से मुझे अपना जो शिक्षा है और शोध है वो भी एक रास्ते पे चल रहा था, और घर वालों को ये भी डर रहता था कि ये कहीं पढ़ाई में पिछड़ न जाए इस विज्ञान लेखन के वजह से। लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मुझे विज्ञान लेखन की रुचि थी, और शिक्षा जो विज्ञान के विषय में, वनस्पति विज्ञान में जो मैं किताबों में पढ़ता था, टेक्स्ट बुक में पढ़ता था, उनको कहीं ना कहीं मैं अपने लेखन में लेके आता था। जैसे पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने स्थान पे जहां वो ग्रो करते हैं, अपने हैबिटेट में, वहां वो अपने से जिन्हें पसंद नहीं करते उन पौधों को उगने नहीं देते। तो इस व्यवहार को एलिलोपैथी कहते हैं, और वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं अपने रूट्स के जरिए मिट्टी में। तो उस वजह से उन्हें, जिन्हें वो नहीं चाहते, वो पौधे वहां ग्रो नहीं कर पाते। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, एनिमल बिहेवियर को लेके मुझे बचपन से ही उत्सुकता बनी रहती थी कि सांप को सपेरा अपने साथ लेके जाता है, फिर वो कैसे बीन बजाते हुए उसके बीन के साथ साथ घूमता है। फिर मैंने किताबों में पढ़ा तो ये समझ में आया कि सांप तो बहरा होता है, वो धरती के कंपन से महसूस करता है, कान होते ही नहीं है उसके। तो वो जो बीन के साथ साथ वो अपना फन, अपना हुड घुमाता रहता है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में करता है। तो इस तरह की जो सामान्य जानकारी, विज्ञान, जंतु व्यवहार, पर्यावरण, प्रकृति, पौधे, इन सब को लेके जो मेरे मन में बातें, उत्सुकता, जिज्ञासा आती थी, उन्हें मैं लेमैन के लिए, बच्चों के लिए लिखता था। और मैं खुद भी एक विद्यार्थी था, लेकिन जो किताबें मैं पढ़ रहा था अपने एकेडमिक करिकुलम में, वो मुझे इसके लिए प्रेरित करती थी, और घर में एक माहौल था। तो इस तरह से मैं दोनों काम में बैलेंस बना के आगे बढ़ता रहा, और आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ थोड़ा बहुत, वो एक विद्यार्थी के तौर पे ही मैं कर रहा हूँ। अभी भी मैं अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ। आपने डॉक्टर मनीष बहुत दिलचस्प बातें बताई, बिल्कुल वैज्ञानिक अभिरुचि जागृत करने वाली। साथ साथ हमें आज पहली बार पता लगा कि पौधे भी कुछ कुछ इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये एक अजीब सा संयोग है। हम अब आते हैं, आप जहां काम करते हैं उस संस्था को लेके, क्योंकि उसके बिना बातचीत अधूरी रहेगी। CSIR निस्पर के बारे में हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे संक्षेप में कि उसकी संरचना और उसके जो फंक्शन है, उस पे आप थोड़ा सा बताएं। जो संस्थान जहां मैं अपनी सेवाएं देता हूं, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो देश की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संगठन है, जिसके नेटवर्क में पूरे देश में 37 प्रयोगशालाएं फैली हुई हैं। और इसकी स्थापना, हमारे श्रोताओं को जानकर आश्चर्य होगा कि देश की आजादी 1947 से पहले 1942 में हो गई थी। 26 सितंबर 1942 को CSIR स्थापित हुआ था। और जैसा आकाशवाणी डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइंस को कम्युनिकेट करने में अपनी भूमिका अदा करता है, अपना योगदान देता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आकाशवाणी का एक सेगमेंट साइंस भी है, स्पोर्ट्स और दूसरे बहुत सारे विषय हैं। लेकिन जो CSIR के अंदर निस्पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, उसका मूल उद्देश्य ही विज्ञान का लोकप्रियकरण है। और एक पहलू है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित नीतियों का निर्माण करना। तो सरकारी स्तर पे निस्पर का जो आरंभिक संस्थान था CSIR का, जिसे कहते थे PID, पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, वो 1951 में देश की आजादी से 4 साल के बाद स्थापित किया गया। CSIR के हेडक्वार्टर दिल्ली में।
एक ये यूनिट थी जिसका काम था CSIR की प्रयोगशालाओं में जो कुछ भी रिसर्च हो रहा है उसको इंटर लैब डिसेमिनेशन करना, ताकि एक लैब में कोई वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उस शोध की जानकारी CSIR की दूसरी लैब के वैज्ञानिक को भी पता चले और वो सब मिलके देश की तरक्की के लिए एक दूसरे का हाथ थाम के रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, देश को आगे ले जा सकें। 1991 में PID बना और 1952 में विज्ञान प्रगति नामक एक न्यूज़लेटर आरंभ किया जिसमें साइंस की जानकारी हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है। फिर वो धीरे धीरे करके साइंस रिपोर्टर 1964 में बनाया गया और PID कुछ वर्षों बाद हेडक्वार्टर की एक यूनिट से बाहर निकल के इसे एक संस्थान, एक लेबोरेटरी का दर्जा CSIR द्वारा दिया गया। और ये हमारे श्रोताओं को जान के अच्छा लगेगा कि सरकारी स्तर पे एक मैंडेट के रूप में कोई संस्थान जो कि विज्ञान लोकप्रियकरण के उद्देश्य के साथ बनाई गई वो PID थी, जो केवल एकमात्र उद्देश्य विज्ञान के लोकप्रियकरण को लेकर स्थापित की गई थी सरकारी संस्थागत स्तर पे। फिर PID से निस्कॉम बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। उसके बाद निस्केयर इसका नाम बदल के किया गया और अभी रिसेंटली 2021 में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च निस्पर नाम दिया गया है। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो भारत के संविधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेके फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51AH, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये संस्थान काम करता है। डॉक्टर मनीष, आते हैं आपके व्यक्तिगत पहलू पे चलते चलते। आप अपनी लंबी जो अध्ययन यात्रा रही है उसका सार हमारे श्रोताओं को, उपलब्धियां साइड में रखकर चुनौतियां जो आपने पार की होंगी उसका सार। ये सार बताना ये अपने आप में एक चुनौती है। आमतौर पे जो वैज्ञानिक समुदाय है वो विज्ञान लोकप्रियकरण का जो काम है उससे वो वास्ता नहीं रखता या उसे वो सब स्टैंडर्ड समझता है। और दूसरा, इसकी जरूरत समाज को है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न माध्यमों में क्या क्या मानक हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विज्ञान का लोकप्रियकरण करना, जो मुझे अनुभव हुआ पिछले 25 साल से अधिक समय से जब से मैं इस विधा में काम कर रहा हूं। मैंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, टेलीविजन और अभी का जो सोशल मीडिया है, इन सभी क्षेत्रों में काम किया है और सबकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं। सबका इडियम अलग है। आप प्रिंट में जिस तरह से अपने आप को, अपने नॉलेज को डिसेमिनेट करने के लिए काम करते हैं, वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट रेडियो और टीवी पे लागू नहीं होगा। और सोशल मीडिया ने तो एक नया ही इडियम गढ़ दिया है। थोड़े शब्दों में बहुत सारी बातें करनी है, गागर में सागर भरना है। और दूसरी जो चुनौती है कि जो ऑडियंस है वो डाइवर्स होती है। अगर बच्चे के लिए आप कोई साइंस की जानकारी उनको बताना चाहते हैं तो उसका जो नरेशन है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग होता है। उद्यमी के लिए अगर कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो उसका अलग होता है। केवल ध्यान ये रखना होता है कि जिस टारगेट ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं उसके जो जीवन की घटनाएं हैं, जीवन के जो उसके प्रसंग हैं, उससे हम अगर कनेक्ट करें तो वो उस टारगेट ऑडियंस को अपील करता है और वो फिर जुड़ जाता है। हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।